चलो अब इस इलस्ट्रेशन नंबर 3 को अपन समझते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि सागर नाम का जो व्यक्ति है एसएससी, वो रिटायर हो जाते हैं 1 अक्टूबर 23 को। ठीक है। अब जैसे ही वो रिटायर हुए तो उनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर एंड से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, प्रीवियस ईयर 23-24 में उनको 6 महीने तक उनको पेंशन मिलती है। ठीक है। तो अपना प्रीवियस ईयर 23-24 हो जाता है और असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि 5,000 रुपये पर मंथ का वायदा किया गया पेंशन ऑर्गेनाइजेशन से कि 5,000 रुपये पर मंथ हम आपको देते रहेंगे पर मंथ। तो वो 4 महीने तक तो लेते गए। कौन से 4 महीने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने तक तो उन्होंने 5,000 रुपये लिया। फिर 1 फरवरी 24 को उन्होंने बोला कि 5,000 रुपये में से 60% में वेव करता हूँ, यानी कि नुकसान जाएगा, 60% छोड़ता हूँ, इसके बदले में आप मेरे को लमसम अमाउंट दे दो। तो पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। उन्होंने निकाला फिर कैलकुलेट करके कि 3 लाख रुपए हो रहा है आपका लमसम अमाउंट, तो 3 लाख रुपए हम आपको इसके बदले में दे देते। उन्होंने एग्री किया और 3 लाख रुपए उन्होंने ले लिए। तो क्या हुआ कि 5,000 रुपये में से 60% उनका अमाउंट कम्यूट हो गया। अब फरवरी के महीने से उनको 2,000 रुपये मिलेगा। फरवरी और मार्च के लिए उनको 2,000 रुपये मिले। ठीक है। और अक्टूबर से जनवरी तक उनको 5,000 रुपये मिले। तो अपना टोटल अनकमिटेड पेंशन कितना हो गया इन प्रीवियस ईयर 23-24? 5,000 इंटू 4 20,000 और 2,000 इंटू 2 फरवरी और मार्च का 4,000। 20,000 प्लस 4,000 24,000। ये फुल्ली टैक्सेबल है। करेक्ट है। अब टोटल कमिटेड पेंशन रिसीव्ड, तो उनको 3 लाख रुपए मिला, तो अपन यहाँ पे 3 लाख रुपए लिख दिया। अब अनकमिटेड पेंशन तो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या अदर एम्प्लॉय हो, उसमें फुल्ली टैक्सेबल ही रहता है। तो 24,000 रुपये तो फुल्ली टैक्सेबल ही रहेगा। अब कमिटेड पेंशन जो रिसीव हुआ है उसके लिए एग्जम्पशंस रहती है। तो इन्होंने 3 केस बताए हैं क्वेश्चन में अपने को कि ये तीनों केस में एग्जम्पशन निकालो और टोटल टैक्सेबल अमाउंट निकालो। ठीक है। तो सबसे पहला तो अपने को बोला गया कि इफ़ ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, इफ़ ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो लिख देते हैं टोटल अनकम्यूटेड पेंशन जो कि कितना हो रहा है 24,000, है ना। अब कम्यूटेड पेंशन कितना है 3 लाख रुपए लेस एग्जेम्पशन। फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कम्यूटेड पेंशन। ठीक है। तो 3 लाख रुपए अपन ने यहाँ से घटा भी दिया, तो कितना हो गया यहाँ पे टैक्सेबिलिटी इसकी 0। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है? टोटल टैक्सेबल पेंशन 24,000। किस केस में? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। ठीक है। अब सेकंड केस ये दिया गया है कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है, ही इज़ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, with receiving gratuity of 5 लाख रुपीज़। तो अब अपन ने पढ़ा ही था कि ग्रेचुटी अगर रिसीव हो तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला रहेगा, और अगर ग्रेचुटी रिसीव ना हो तो फिर उसके लिए एक अलग फॉर्मूला रहेगा। तो जब एक केस बनता है कि जहाँ पे ग्रेचुटी रिसीव हो रही है तो फिर उस केस में क्या एग्जाम्पशन मिलेगा, उसका फॉर्मूला इधर लिख लेता हूँ। 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड डिवाइड बाय कम्यूटेशन परसेंट इंटू 100%। ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब इसका अमाउंट अपन जमा लेते इधर, ये वर्किंग नोट है। हाँ, इसका अमाउंट जमा लेते अपन इधर 1/3 इंटू कम्यूटेड पेंशन कितनी रिसीव हुई
3 लाख। कम्यूटेशन परसेंट कितना है? 60% इंटू 100%। ये परसेंट से परसेंट तो अपन काटो इधर। अब ये काटा, कितना हो गया? 50,000। 50,000 इंटू 10, इसका आ जाएगा 16,666.67। तो टोटल अपना अमाउंट कितना हो जाएगा इधर? 1,66,667। ठीक है, इतना ही हो रहा है। हाँ, अब अपन आगे की प्रोसेस करते हैं। इसमें अपन लिखेंगे टोटल अनकमिटेड पेंशन रिसीव्ड, पेंशन रिसीव्ड कितना है? 24,000। टोटल कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड 3 लाख लेस एग्जेम्पशन कितना? 1,66,667। तो कितना आ जाएगा अपने पास? कट पिट के 1,33,333 ये अपना टैक्सेबल अमाउंट रहेगा। तो टोटल टैक्सेबल पेंशन निकाल लेते हैं 1,57,333। ये है अपना टोटल टैक्सेबल पेंशन। ये कौन सा केस बन गया कि प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है और उनको ग्रेचुटी रिसीव हुई। ठीक है, अब थर्ड केस ये बनाते हैं कि इफ़ ही इज़ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी। तो फिर क्या चक्कर बनेगा कि वर्किंग नोट बना लेते हैं। इसमें अलग फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं इधर। हाफ ऑफ कमिटेड पेंशन रिसीव्ड डिवाइड बाय कम्यूटेशन परसेंट इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे हो गया हाफ, यानी कि ज़्यादा एग्जेम्पशन मिल रही है अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुई है तो। हाफ इंटू कमिटेड पेंशन रिसीव कितना हुआ? 3 लाख। कम्यूटेशन परसेंट था 60% इंटू 100। ठीक है, 2 इसको 1,50,000 इसको 25,000 किया। 25,000 इंटू 10 कितना हो जाता है? 2,50,000 रुपये। ठीक है, ये 2,50,000 रुपये तक की एग्जेम्पशन मिलेगी। अब लिख लेते हैं अमाउंट सारे। टोटल अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड 24,000। टोटल कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड 3 लाख लेस एग्जेम्पशन 50,000 2,50,000। ठीक है, अमाउंट बच के कितना आ जाता है? 50,000 प्लस 24,000 74,000 और टोटल टैक्सेबल पेंशन अपनी ये हो जाती है। ठीक है, देखो अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 को समझने पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ग्रेचुटी अपना मेन कंपोनेंट है।
अब क्या हुआ कि मिस्टर रवि नाम का बंदा है, एसएससी है, वो रिटायर हुए 15 जून 2023 को, और उन्होंने कंपनी में सर्विसेज दी थी 26 साल तक, 26 साल और 8 महीने यहाँ पे टर्म दे रखी है कि कितने साल उन्होंने सर्विस दी। अब जब वो रिटायर हो रहे थे तो उस टाइम पे उनकी सैलरी, उस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे उनकी सैलरी कितनी थी? तो बेसिक सैलरी 50,000 रुपीज़ पर मंथ दी गई थी उनको। डियरनेस अलाउंस 10,000 पर मंथ दिया जा रहा था उनको, जिसमें से कि 60% रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए थे, 60% उसका कंपोनेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए था। बाकी का 4,000 रुपये जो कंपनी की अपनी पॉलिसी है कि जिसके तहत वो देती रहती है तो वो दे रही थी। बाकी 60% उसका यानी कि 6,000 रुपये उसका रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए था, ये याद रखना है। अब कमीशन दिया गया उनको, तो साल में टोटल जितनी टर्नओवर हुई उसका 1% उनको कमीशन दिया गया। तो टोटल टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख था, उसका 1% 1,20,000 उनको कमीशन दिया गया। अब उनको मिला बोनस 25,000 पूरे साल भर का, और ग्रेचुइटी उनको मिली 15 लाख रुपीज़। ये मेन कंपोनेंट है अपना इस क्वेश्चन का, 15 लाख रुपीज़ उनको ग्रेचुइटी मिली। ठीक है, तो अब 3 केस दिए गए हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से निकालो कि ग्रेचुइटी कितनी टैक्सेबल रहेगी और कितना एग्जम्पशन मिलेगा। फिर एक और केस यानी कि 2 केस और दिए गए हैं कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में अगर ग्रेचुइटी कवर्ड है तो फिर उसमें कितना एग्जम्पशन मिलेगा और कितना टैक्सेबल रहेगा अमाउंट। अगर कवर्ड नहीं है ग्रेचुइटी उस एक्ट के तहत तो फिर कितना ग्रेचुइटी टैक्सेबल रहेगा और कितना एग्जम्प्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अपने को निकालनी है। तो पहले तो मैंने वर्किंग नोट बना ली है इसमें सैलरी का कैलकुलेशन आगे आएगा, फॉर्मूला जब मैं लिखूँगा तो उसमें वो सैलरी पहले से ही अपन ने यहाँ पे डिटरमाइन कर ली है। 2 केस में अपन ने सैलरी डिटरमाइन की है। वो 2 केस क्या है कि पहला, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 कवर्ड है तो उस हिसाब से सैलरी कितनी मानी जाएगी? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का टोटल अमाउंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और दूसरे डियरनेस अलाउंस मिला के डियरनेस अलाउंस का टोटल अमाउंट, तो इतनी सैलरी मानी जाएगी। ठीक है, तो 50,000 रुपीज़ लिखे और प्लस 10,000, 60,000 रुपीज़ सैलरी पर मंथ हो गई। ठीक है, एक महीने की 60,000 रुपीज़ की सैलरी उनकी मानी जाएगी। अब अगर ग्रेचुइटी कवर्ड नहीं है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में, तो फिर उसके बाद सैलरी का एक अलग कैलकुलेशन दिया गया है। उसमें क्या बोला गया है कि लास्ट 10 मंथ की सैलरी का एवरेज निकालो कि एक महीने में एवरेजन उनको कितनी सैलरी मिल रही है लास्ट 10 मंथ सैलरी के बेसिस पे। तो अपन ने क्या किया कि बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यहाँ पे 6,000 का अमाउंट आएगा, ये 10,000 का टोटल अमाउंट नहीं, क्योंकि बोला गया है यहाँ पे कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए बोला गया है कि डियरनेस अलाउंस जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के पर्पज़ के लिए है ना, उसी को ही उठाना। तो इसलिए अपने डियरनेस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स को उठाया। और कमीशन एज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, अब यहाँ पे कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ही मिला है 1,20,000, इसलिए अपन ने वही चीज़ यहाँ पे उठाई है। ठीक है, अब लास्ट 10 मंथ का एवरेज निकालना है। तो अपन ने क्या किया कि 50,000 इंटू 10 है ना, 50,000 रुपये 10 महीने तक उनको मिली, तो 50,000 इंटू 10, अगर ऊपर नीचे अमाउंट होता है, जैसे मान लो कि 10 महीने पहले उनको 40,000 मिल रहा था, फिर थोड़ा इंक्रीमेंट करके 45,000 मिलता, फिर और थोड़ा इंक्रीमेंट करके 50,000 पर आ जाती बात, तो फिर अपन मंथ वाइज करके इसको लिखते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, तो अपन यही अज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट 10 महीने से उनको तो बेसिक सैलरी 50,000 रुपये ही मिले जा रही है, तो इसलिए अपन ने लिख दिया 50,000 इंटू 10। ठीक है, वही केस अपन ने डियरनेस अलाउंस पे भी अप्लाई किया कि 6,000 इंटू 10 प्लस यहाँ पे 1,20,000 का कमीशन, 1,20,000 का कमीशन साल भर का, डिवाइड बाय 12, एक महीने का कितना हो गया 10,000 रुपीज़ इंटू 10 है ना, एक महीने का 10,000 का कमीशन हो गया इंटू 10 डिवाइड बाय 10, क्योंकि एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 10 करेंगे उसको। तो 50,000 इंटू 10 5 लाख रुपये, 6,000 इंटू 10 60,000 रुपीज़, और 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपीज़। टोटल कितना हो जाता है 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख प्लस 60,000 6 लाख 60,000 डिवाइड बाय 10 66,000 सैलरी ये अपनी हो जाती है। किस पर्पज़ के लिए कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में अगर कवर नहीं किया गया है ग्रेचुइटी को, तो उसमें सैलरी 66,000 गिनी जाएगी। करेक्ट है।
अब फर्स्ट केस अपन ये देखते हैं कि इफ़ ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसकी टैक्सेबिलिटी निकाल लेते हैं कि ग्रेचुइटी की टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी। तो टोटल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, टोटल ग्रेचुइटी रिसीव्ड 15 लाख रुपीज़, ठीक है। लेस एग्जेम्पशन, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और रिटायरमेंट के टाइम पे बात आ रही है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। तो अपन ने 15 लाख को फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया। तो टैक्स कितनी भरनी आई? 0, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट इनकम कितनी हुई ग्रेचुइटी के बेस पे? 0, करेक्ट है। तो ये अपना इतना निकल गया। अब सेकंड केस ये है कि इफ़ ही इज़ कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, पीओजी लिख दिया मैंने 1972, ठीक है। उसमें अपन पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं कि कितना एग्जेम्पशन मिलेगा। तो केस क्या है कि पहले तो अपन लिख लो 20 लाख रुपीज़, ये कैप लिमिट है, ठीक है। कैप लिमिट ऐसे करके लिख देता हूँ, 20 लाख रुपीज़ कैप लिमिट लिख दो। फिर सेकंड कि एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड 15 लाख, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड। अब एक फॉर्मूला अपन लगाएंगे और उसके बिहाफ पे अपन थर्ड वाला फाइनल अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है कि 15 डिवाइड बाई 26 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो कि अपन ने पीछे निकाली, लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस कितना दिया गया है? 26 ईयर्स 8 मंथ्स। अब अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में अगर कवर्ड है ग्रेचुइटी, तो उसमें ये राउंड ऑफ हो जाएगा, 8 मंथ से राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 26 ईयर्स 8 मंथ है तो 27 ईयर पूरा ले लेंगे अपन। और अगर वो 4 मंथ होता, 26 ईयर्स 4 मंथ, तो वो 4 मंथ फिर हटा देते, पीछे कर देते और सिर्फ 26 ईयर ही लिखते। तो यहाँ पे अपन 27 ईयर्स लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट ड्रॉन सैलरी अपनी कितनी हो जाती है यहाँ पे? 60,000 रुपीज़, ठीक है। 15 डिवाइड बाई 26 इंटू 60,000 इंटू 27, तो ये कितना अमाउंट आता है इसका? 9,34,615। अब इसमें से लिस्ट कौन सा है? यही है 9,34,615, तो यही एग्जेम्प्ट रहेगा। तो लिख लो कि ग्रेचुइटी, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड, ग्रेचुइटी रिसीव्ड 15 लाख लेस एग्जेम्पशन कितना? 9,34,615। कितना आ जाएगा अपने पास? 5,65,385। ये अपना टैक्सेबल ग्रेचुइटी रहेगा, करेक्ट। अब थर्ड केस को अपन कवर्ड करते हैं। इफ़ ही इज़ नॉट कवर्ड अंडर पीओजी एक्ट 1972, तो उसमें वर्किंग नोट बना लेते हैं। सबसे पहले लिखो कैप लिमिट 20 लाख रुपीज़। सेकेंड
एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड 15 लाख रुपीज़। और थर्ड, अब इसमें एक अलग फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला अपन यहाँ पे लिखते हैं, हाफ ऑफ मंथली एवरेज सैलरी, जो कि अपन ने पीछे डिटरमाइन की थी, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड सर्विस, ठीक है। हाफ कितनी अपन ने डिटरमाइन की थी पीछे, 66,000, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे अपन 66,000 इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स कंप्लीटेड सर्विस, कितना आ रहा था, 26 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। अब वो जो 8 मंथ का कंपोनेंट है ना, वो अपन इस केस में अगर कवर्ड नहीं है अंडर पीओजी एक्ट 1972, तो इस केस में अपन वो 8 मंथ का कंपोनेंट हटा देंगे, तो सिर्फ 26 ईयर्स ही लिखेंगे, उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, उसको 8 मंथ का कंपोनेंट ही इग्नोर मार देंगे। तो बस ये इतना अपन लिखेंगे। इसमें कितना आ रहा है, 8,58,000 कैलकुलेशन करने के बाद। सबसे लिस्ट कौन सा है, 8,58,000 ही है। अपन लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड 15 लाख लेस एग्जेम्पशन 8,58,000। अमाउंट कितना बचा अपने पास, 6,42,000। ये है अपनी टैक्सेबल ग्रेच्युटी। आती बात समझ में।